मंच ई एजेंडा मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार 13 साल मध्य प्रदेश की सियासत की बागडोर अपने पास रखने वाले और 4 बार सीएम बनने वाले शिवराज सिंह चौहान का कद आज उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है जहां पहुंचने का सपना हर नेता देखता है। देश के दिल मध्य प्रदेश की चौथी बार कमान संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिनको पांव पांव वाले भैया, बच्चों के मामा, गांव गरीब और किसान का मसीहा, ऐसे कई और नाम हैं जिनसे शिवराज सिंह चौहान की पहचान मुकम्मल होती है। सीहोर के छोटे से गांव जैत से शुरू हुआ उनका सियासी सफर लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। पार्टी के दिग्गज नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम कर चुके हैं। उनके स्वभाव और सादगी की तारीफ हर कोई करता है। उनका व्यवहार ही है कि वो जितनी सरलता से अपने दल के लोगों से मिलते हैं, उतनी ही सहजता से विपक्ष की बात भी सुनते हैं। जब वो मंच पर होते हैं, मजाल है कि उनका भाषण सुने बिना कोई वहां से चला जाए। शिवराज बच्चों के बीच जितने लोकप्रिय हैं, उतने ही वो युवाओं और बुजुर्गों के बीच भी हैं। कोरोना काल के बीच वो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बागडोर अपने हाथों में लेकर व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो बिना टाइम गवाए चलिए सीधे रुख करते हैं सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी के पास, जहां पर न्यूज 18 के ई एजेंडा मंच पर मौजूद हैं सबसे खास मेहमान सीएम शिवराज सिंह चौहान। एजेंडा एमपी के इस सत्र में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में। जब तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अपनी हर रैली, हर सभा, सरकारी मीटिंग में भी वो कहते थे कि सारा खजाना लूट के ले गए, कुछ नहीं बचा, कुछ करने लायक नहीं बचा। आप जब आए तब कोरोना का संकट चल रहा था उस वक्त, और मैं ये लिस्ट कुछ लेके आया हूँ कि जितने आपने ज्वाइन करते ही शुरू किया। आपने एक सुपर 5000 योजना शुरू करी, जीवन शक्ति योजना शुरू करी, श्रमिकों को रोजगार देने की स्टार्टअप योजना शुरू करी। मतलब टोटल अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो हाँफ जाऊंगा। 60,000 करोड़ आप अब तक बांट चुके हैं। तो कहाँ से आया फिर पैसा? वो तो कहते थे खजाना खाली था। देखिए, वो एक तर्कहीन बात थी, बहाना था। खजाना खाली है तो कोई लूट के तो ले नहीं जाता खजाने को। मैंने एक बार विधानसभा में कहा था कि औरंगजेब का खजाना तो है नहीं कि कोई लूट के ले गया। ये तो जनता के टैक्स का पैसा हर महीना आता है, उसका बेहतर उपयोग करने की योजना बनती है। मैं एक बात स्वीकार करता हूं कि कोरोना के संकट में अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, चौपट है, और आप देख रहे हैं पूरे देश के हर एक राज्य की और केंद्र सरकार की स्थिति भी आर्थिक दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। कोरोना काल में हमको लगा रोज हमारा जो कोरोना के इलाज में, निःशुल्क इलाज में पैसा खर्च हो रहा है। आप जानते हैं कि जब मैं आया तब तो टेस्टिंग की व्यवस्था तक नहीं थी। तो कोरोना के इलाज से लेके फिर कोरोना काल में जरूरत थी विशेषकर हमारे गरीब भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, काम धंधा छिन गया तो कम से कम भोजन और न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती रहे, इसलिए हमने पैसा डालना शुरू किया। चाहे मजदूरों के खाते में पैसा हो, प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसा हो, विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा हो, रसोइयों के खाते में पैसा हो, पेंशनर्स के खाते में पैसा हो, क्योंकि इनकी जिंदगी नहीं तो चलती नहीं। और हमने पूरे बजट को देखते हुए हम कहां कहां से पैसा निकाल सकते हैं, हम पैसा निकालते गए। ये बात भी सही है कि हमने कुछ ऋण भी लिया है जो लगातार कांग्रेस के समय में भी सरकार ले रही थी, लेकिन हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को रुकने नहीं दिया। हमने संबल फिर चालू कर दी। हमने संबल योजना के साथ साथ विद्यार्थियों की योजनाएं चालू कर दी। हमने बिजली बिलों में राहत देने का काम किया। हमने आपदा में किसानों के खाते में पैसा डालने का काम किया, फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम भर के। और अभी परसों ही हम फिर 4600 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में डालेंगे। आज ही 37 लाख गरीब परिवारों को राशन देना हमने प्रारंभ कर दिया। ये इच्छा शक्ति का सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ बैठ के असहाय हो या रोए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर वो नेता काहे का, वो लीडर काहे का।
उसको तो आज तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास के काम भी चलाने पड़ेंगे और जनता की जिंदगी की गाड़ी को भी रुकने नहीं देना है। इसलिए हम कई बंद योजना जो उस समय बंद हो गई थी, आज आप देखिए लाडली लक्ष्मी फिर से हमने शुरू कर दी। हमने जितना पैसा बेटियों के विवाह का उसको भी हमने चालू कर दिया। बच्चों की फीस भराने का उपक्रम हमने फिर से प्रारंभ कर दिया। अब ये चीजें रुक नहीं सकती, ये इंतजार नहीं कर सकती कि कब कोरोना खत्म होगा और कब अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और तब। और न्यूनतम विकास के काम हम नहीं रोक सकते। एक राज्य सरकार है और राज्य सरकार के पास संसाधन या संसाधन जुटाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक कई उपाय होते हैं। उनका इस्तेमाल करके वो कम से कम जनता की जिंदगी ठीक ढंग से चलती रहे, ये प्रयास कर सकती है। वो प्रयास मैं कर रहा हूं। अच्छा, अभी ये जो गरीबों का आवास वाला, जो प्रधानमंत्री आवास वाला, इसमें एक रिकॉर्ड भी बनाया एमपी ने। लैपटॉप भी आप दोबारा से शायद जो उन्होंने बंद की थी लड़कियों को, इस मेधावी छात्रों को, वो भी शुरू कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सब ये आपने फोकस किया है कि भाई इन लोगों के लिए करना है क्योंकि इलेक्शन है, कांग्रेस कहती है। अब देखो, कांग्रेस तो जब इलेक्शन ही थे तब भी नहीं कर रही थी। तब वो एक ही चीज कहते थे, बस पैसा खजाना खाली कर गए, खजाना खाली कर गए। पिछले साल मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, प्राकृतिक आपदा का 5,000 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने, जो आरबीसी के नियमों के अंतर्गत बना था, कुछ जगह 25% दे के बिल्कुल दिए ही नहीं, पैसे ही नहीं दिए। ये कौन सी बात थी? तब तो अब चुनाव नहीं थे इसलिए नहीं देना है, या चुनाव है इसलिए देना है, इसका सवाल नहीं है। हमने तो आते ही देना शुरू कर दिया। अब ये एक सतही बहाना है कि चुनाव, हम तो जब चुनाव नहीं होते तब भी देते हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए 13 साल का, कौन सा साल ऐसा है जब हमने योजनाएं चालू नहीं की। और गरीबों के खाते में, विद्यार्थी के, माताओं बहनों के, बुजुर्गों के, हमने अलग अलग योजनाओं का पैसा नहीं डाला। विकास का अगर आप देख लें तो बिजली, पानी, सड़क सब भाजपा की तो देन है। क्या था यहाँ 2003 में? ना सड़क थी, ना बिजली थी, पानी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि है कि हम कैसे विकास करें। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की दृष्टि है, जो हमसे कहती है कि ये काम रुकने नहीं चाहिए। नरसेवा नारायण सेवा का परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का मंत्र है, जिसको लेकर हम लगातार काम करते रहते हैं। जो सबसे पीछे और सबसे नीचे, वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये बापू ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने। तो ये तो आपके दिल में तड़फ हो तो आप करोगे, तड़फ ना हो तो आप बंगले में से मत निकलो। चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देगा, महाराज की जय हो, आप बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की जय हो, आप निकल ही नहीं रहे, कहीं जा ही नहीं रहे, कोई खेत नहीं देख रहे, गांव नहीं देख रहे, कोई आपसे मिल ही नहीं सकता, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप निकलते ही नहीं हो। अच्छा, ये आप तो जब विपक्ष में थे तब भी आप बहुत ज़्यादा रैलियां और सभाएं करते थे, मैंने देखा। ये जो 15 महीने वाला दौर था, अभी तो आप कर ही रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है आपको कि किन मुद्दों पर वोट करेगा एमपी का, जो इन 27 विधानसभा का वोट? हमारा पूरा फोकस इस समय था कि कोरोना के काल में, कोविड काल में, हम न्यूनतम विकास और प्लस जनता के कल्याण के काम रुकने ना दें। इसलिए हमने यथासंभव वर्चुअल रैलियां भी की। मैं प्राकृतिक आपदा में गया, ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाँ चुनाव होता है वहीं जा रहा हूँ। आपने देखा कि मैं हरदा हो, देवास हो, खंडवा, अलग अलग आपने स्वयं देखा है। तो बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदा हो, बाकी और कोई चीज़ हो, हम तो लगातार गए। लेकिन चुनाव का जहाँ तक सवाल है प्रवीण जी, चुनाव तो 2 ही मुद्दे होते हैं, एक विकास और दूसरा जनता का कल्याण। कौन बेहतर कर सकता है, तो लोग आकलन उसी का करते हैं। जो बेहतर करता है उसके साथ आते हैं। अब 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल भी लोगों ने देखा है, और हमारा 5 महीने का ये भी सामने है। वो एक बड़ा आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, कि उनका बच्चा चोरी कर लिया आपने, लोकतंत्र की हत्या कर दी, उनकी सरकार चुरा ली गई, ऐसा बोलती है अक्सर कांग्रेस। कांग्रेस को तो ये कहने का हक ही नहीं है। एक नहीं, इतिहास भरा पड़ा है सरकारें गिराने का कांग्रेस में। आप जानते हैं भजन लाल जी की, स्वर्गीय भजन लाल जी की सरकार, मुझे अभी भी, मैं तो छोटा सा था, पड़ा, पूरी भजन मंडली कांग्रेस में शामिल हो गई और फिर सरकार बना ली। देखिए, सरकारें तोड़ने का काम कांग्रेस करती रही है, लेकिन ये हमने नहीं तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी अगर जोड़ तोड़ करती तो मैं तो पहले दिन ही बैठ जाता ना। मेरे पास तो ऑफर भी थे, लोग कह भी रहे थे कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बहुमत उनका नहीं है पूरी तरह से, सीटों में थोड़ा सा अंतर है, ये भरा जा सकता है। तो हम तो पहले दिन से जोड़ तोड़ कर सकते थे, हम काय को मौका देते 15 महीने। लेकिन हमको लगा कि वोट भले ही हमको ज़्यादा मिले हो, सीट उनको ज़्यादा मिल गई,
तो एक बार उनको सरकार बनानी देनी चाहिए, वो सरकार बनाए। अब वो उनकी सरकार को संभाल नहीं पाए, उनके विधायक ही संतुष्ट नहीं हुए, और उनके विधायकों ने कहा है, उनके नेता जो थे उस समय, लेकिन आज मेरी पार्टी के नेता है, मुझे फख्र है, गर्व है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब आप बताओ, अगर वो कहें कि वचन निभाओ, वादे पूरे करो, और आप उसमें गुस्सा हो जाओगे, क्या कर लोगे, सड़क को उतर जाओ, ये कोई सरकार चलाने का तरीका होता है? जो आज मेरे साथ मंत्री है, वो उस समय रोते थे, मुझे बताते हैं, टाइम मांगते थे, मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं था, चलो 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 चलो। मंत्रियों के कहने पे काम नहीं हुए, विधायकों के कहने की तो बात छोड़ दी आप, विकास की चिंता ही नहीं थी किसी की। तो आपका परिवार था, आपको संभालना था, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करनी थी, वादे निभाने थे, वचन पत्र पूरा करना था। आपने कुछ किया ही नहीं, तो विस्फोट आपके अंदर हो गया और आपके अंदर के लोग निकल के छोड़ के आ गए। तब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो तोड़ने का काम हमारा नहीं है, दोष उनके ही, उन्हें संभाला नहीं, वादे पूरे नहीं किए, उनके लोग नाराज हो गए, और उनको लगा, सिंधिया जी को लगा कि जब विकास नहीं हो सकता और जनता को छला जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है, तो ऐसी पार्टी के साथ हम नहीं चलते। मैजिक फिगर के बिल्कुल करीब हैं आप, 107 आपके पास है, 116 चाहिए, 9 लोग चाहिए आपको कुल जमा। फिर भी मैं देख रहा हूँ लगातार आपकी रैलियाँ ग्वालियर चंबल में, आप 2-2, 3-3 दिन कैंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, उनका मूवमेंट ही नहीं शुरू हुआ। तो क्या मानते, बहुत निश्चिंत हैं वो लोग या फिर ओवर कॉन्फिडेंट? देखिए, जनता के बीच जाना ये मेरा स्वभाव है, आप जानते हैं। जब चुनाव नहीं होता तब भी जाता हूँ मैं। आपने अभी भी देखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा में मैं रुका नहीं, खराब फसलों में मैं रुका नहीं, हर एक जिले में गया। मेरी तो काम करने का तरीका जनता से जुड़े रहना है, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ। जनता और मैं दोनों दूर नहीं रह सकते, मैं दूरियां मिटा डालता हूँ। बीच में कोविड काल के कारण जरूर हमको संयम रखना पड़ा, लेकिन अब ये लग रहा है कि कोरोना लंबा चलेगा, तो अब कोरोना के साथ ही जीना है, सावधानी रखते हुए। तो ये केवल चुनाव के लिए नहीं है, ये तो जनता से जुड़े रहना, उसकी तकलीफें समझना और उसके समाधान की कोशिश करना, इसका मेरा प्रयास है, ये मेरी अपनी शैली है। अच्छा, ये ग्वालियर चंबल की बात करें शिवराज जी, बड़ा पावर हाउस जो है बीजेपी का पहले से ही वहाँ था। अब सिंधिया जी आ गए, पहले तो कांग्रेस मतलब सिंधिया थे वहाँ बस, अब सिंधिया जी भी वहाँ आ गए। तो एकोमोडेट नए मेहमान जो आए हैं घर में, और अगर वहाँ का घर का थोड़ा आकार छोटा होगा तो एडजस्ट तो हो जाएंगे कि कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, जहाँ तक एक सवाल है चुनाव का, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता देगी, और जो लगता है हर जगह जाने पर हमको। सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं और इतने बरस की तपस्या छोड़ी इसलिए कि 15 साल तक इंतजार किया सरकार आएगी तो भला होगा लोगों को, वो हुआ नहीं, और इसलिए मन टूटा और लगा कि फिर समय व्यर्थ गंवाने का कोई अर्थ नहीं है। उनके साथ आप देखिए, कभी कभी होता है, एक बार कह दे लीडर और लोग एक क्षण में इस्तीफा दे दें। 17 बार सोचता आदमी कि अभी 3.25 साल बाकी है, मंत्री आखिर बैठे, क्या बनना चाहता आदमी? सबसे बड़ी आकांक्षा होती है, तो हर एक की, मुख्यमंत्री की तो होती ही नहीं है, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, ये बड़ी। अब जो मंत्री बने उन्हें एक क्षण नहीं लगाया। अब जो लोग अपना कैरियर छोड़ के विकास और जनता की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से समाहित करेगी, समरस करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल बहुत बड़ा है। इसके पहले भी आप देखिए, जनसंघ के समय से ही कई लोगों को हमने समाहित और समरस करके अपने परिवार का अंग बनाया है। वो अलग नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं, और हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। अभी कमलनाथ जी का एक भाषण आपने सुना होगा, एक बयान अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिया कि 35 दिन के अंदर हम स्पीकर बना रहे हैं। आप न्यूज़ 18 से भी बात के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वापस आ रही है, जबकि जो फिगर है वो कहीं से कहीं तक ऐसा मेल खाता हुआ दिखता नहीं। तो क्या लगता है आपके उनके इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? उनकी एक बात सही है और एक बात गलत है। सही है कि स्पीकर बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मिलके बनाते हैं भाई। स्पीकर का आमतौर पर चुनाव ऐसा ही होता है, तो स्पीकर तो सदन बनाता है, तो उसमें वो भी शामिल रहेंगे, बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात उनकी गलत है कि वो सरकार बनाएंगे। वो जानते हैं कि ऐसी स्थिति कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन अगर किसी की एक भी सीट ना आए तो भी चुनाव के समय तो वो यही कहता है कि हम तो सरकार बना रहे हैं। संबल आपने दोबारा से शुरू करी उनके बंद होने के बाद, मतलब आप बैठे कुर्सी में और आपने फिर संबल की तरफ फोकस किया। ये बड़ी गेम चेंजर योजना है आपको लगता है? देखिए, लोगों की जिंदगी को चेंज करने वाली योजना है।
आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, विशेषकर जो गरीब हैं। मैंने आज भी कहा अन्न उत्सव में कि धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है। जो यहाँ पैदा हुए भगवान समदर्शी है, उसने सबके लिए हवा, पानी, जंगल, जमीन, खदान, जो कुछ है वो सबके लिए बनाया। कुछ लोगों के पास है, सबके पास तो नहीं है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, परिश्रम या बाहुबल का इस्तेमाल करके संसाधनों पे अधिकार कर दिया। अब आज नहीं, आप देखिए हजारों साल से ये संघर्ष चल रहा है कि व्यवस्था कौन सी हो, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा से लेके वर्ग संघर्ष की बात चलती रही। हमने तय किया कि भाई जो गरीब आदमी है, संसाधन पे अधिकार उसका भी उसके पास नहीं है, तो उसको सामाजिक न्याय देने के लिए क्या करें। तो हमने ये तय किया कि भाई जो गरीब अमीर है या जिनके पास संसाधन हैं वो धन कमाते हैं, हम टैक्स लेते हैं और गरीबों को हम सस्ता बांट देते हैं। तो ये सामाजिक न्याय हुआ, ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। कुछ लोगों ने कहा कि तो बांटना नहीं, उनको न्याय देना है। अब आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी, आज ही आपने देखा अन्नपूर्णा योजना, अन्न उत्सव। अब हमारे लगभग 5,81,00,000 भाई और बहनों को हम 1 रुपया किलो गेहूं दे रहे हैं। भोजन की चिंता नहीं रही। एक जमाना था कि दिन भर के भोजन के लिए मजदूरी सुबह से लेकर शाम तक करनी पड़ती थी। अन्न से पैसा बचे तो कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। मकान की प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले मुख्यमंत्री आवास योजना भी थी, अब हमने समाहित कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र का तो बड़ा हिस्सा 60% रहता है, 40 राज्य का भी रहता है। तो हम सबको मकान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वो अभियान हमारा चल रहा है। अभी 2.25 लाख लोगों का गृह प्रवेश हुआ है। फिर तीसरी चीज है मकान। अच्छा, मकान भी सुविधा युक्त चाहिए, तो उसमें बिजली चाहिए, पीने का पानी चाहिए, उसमें रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, उसमें शौचालय चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं उसको हम देंगे। फिर उसके बाद आता है पढ़ाई का सवाल बच्चों की, तो उसके लिए हमने कई योजनाएं बनाई है फीस भरवाने की। पढ़ाई के बाद सवाल आता है दवाई का, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, स्वेच्छानुदान और राज्य बीमारी सहायता कोष है। और फिर रोजगार के लिए कई तरह के उपक्रम। अगर ये हम करते हैं तो जीवन संपूर्ण होता है। और जो संबल योजना है वो इन आवश्यकताओं को पूरी करती है गरीब की। और इसलिए संबल योजना जिंदगी बदलने की योजना है। गरीबों का बल है, गरीबों की ताकत है, उनकी जिंदगी बदलती है। और जिंदगी बदलती है तो जाहिर है तो लोग साथ खड़े रहते हैं। शिवराज जी, कोरोना का जो काल चल रहा है अभी, और बहुत जल्दी कोई वैक्सीन आने की ऐसी कोई गुंजाइश दिखती भी नहीं है, ऐसे वक्त में इलेक्शन आपको लगता है कि ठीक है या ज़्यादा चैलेंजिंग है अभी चुनाव होना? चैलेंजिंग है। ये चुनाव आयोग का काम है, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब टल नहीं सकेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो हिंट किया है वो बिहार के साथ किया है। और बिहार में चूंकि 29 नवंबर तक किसी भी हालत में सरकार का गठन होना है, तो 10-12 नवंबर, 15 नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। अब कोरोना काल में हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी और कब से प्रभावी होगी, कब सबको लग जाएगी, अभी तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। इसलिए हमको कोरोना के साथ ही हर चीज़ करनी पड़ेगी, चुनाव भी करने पड़ेंगे। आप एक बार इफेक्टेड भी हो चुके हैं कोरोना से, फिर अभी लगातार रैलियां कर रहे हैं, भीड़ में भी हमें मतलब कई बार तस्वीरें आती हैं, भाई लोग आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं लगातार, तो ऐसी कुछ मन में डर नहीं होता कि जनता को समझाते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी कोई अवधि होती है कि महीना भर में खत्म होगा, 4 महीने में, 6 महीने में, तो लोगों से कहते हैं कि अभी 4-6 महीने रुक जाओ, दूर दूर से काम करें। अब आप जनता के लिए काम कर रहे हो तो मैदान में उतरना पड़ेगा। लोगों से प्रार्थना करते हैं, मुंह पे मास्क लगाएं, हम भी मास्क लगाए रहते हैं, सावधानी रखते हैं। लेकिन अब जिंदगी की गाड़ी तो चलना है, तो सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन लोगों को छोड़ नहीं सकते। बतौर मुख्यमंत्री पोस्ट कोरोना क्या आपको बड़ा संकट दिखता है, कि क्या ज़्यादा संकट है आने वाले दौर में? देखिए, सबसे बड़ा संकट तो आज भी कोरोना ही है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, देश में भी बढ़ रही, दुनिया में भी बढ़ रही है। और ये ऐसी बीमारी, इस मौसम का कोई असर नहीं है कि गर्मी में कम हो जाएगी, सर्दी में ज़्यादा हो जाएगी। ये ऐसी बीमारी कि एक बार लगता है कि अब कम हो रहा है, और कम होते होते फिर से बढ़ने लगते हैं केसेस। ऐसे कई उदाहरण भारत के कई राज्यों के हैं, दुनिया के कई देशों के हैं। और इसलिए इससे हम निपटें कैसे, इसमें युक्ति बुद्धि हमको लगानी पड़ेगी। अब अस्पताल में बेड, ICU बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, ये बड़ी चुनौती और समस्या है। हम रोज जूझ रहे हैं इससे। आज भी मैं आपसे बात करने के बाद कोरोना की फिर समीक्षा करूंगा। ये बड़ी चुनौती भी है, बड़ा संकट भी है, और संकट और चुनौती का मुकाबला सबको मिलकर करना होगा। लेकिन जिंदगी की गाड़ी भी चलानी होगी। अब देखिए, समाज स्वेच्छा से कई विधि निषेध बना रहा है। व्यापारी तय कर रहे हैं कि नहीं 7 बजे के बाद दुकान नहीं खोलेंगे,
या एक दिन बंद रखेंगे, तो धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल हमको ऐसी करनी पड़ेगी कि जिससे कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उसको हम कम कर सके। लेकिन चुनौती है ये बड़ी, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हुई है। मैं साफ दिल से बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि बहुत अच्छी है तो ये बात गलत होगी। अब फिर से सब चीज़ें खड़ी करनी है हमको, काम धंधे बिजनेस व्यापार रोजगार, तो उसमें हम जी जान से लगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने जो रोड मैप बनाया है, अभी भी उस पर लगातार बात चल रही है, उसको हम अंतिम रूप दे रहे हैं। तो उसमें इन सब समस्याओं का समाधान भी हमने ढूंढा है। अभी इलेक्शन के वक्त बहुत सारे लोग अलग अलग, कई कर्मचारी संगठन, बाकी के लोग वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बिल्डअप करने लगते हैं कि भाई थोड़ा बोलो तो शायद सरकार उनकी सुन ले। कुछ मेजर अनाउंसमेंट प्लान कर रखे हैं कि आपने कुछ करेंगे? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग, ये स्वाभाविक है, लोग करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ चीजें हमको रोकनी पड़ी, हमने समाप्त नहीं की, निरस्त नहीं की, हमने स्थगित की और ये वचन दिया है कि हम उनको देंगे। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें चूंकि रेवेन्यू है ही नहीं, बहुत कम है, उसलिए जो जरूरी चीजें हैं जो हम आज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने की, वो चलाना बहुत जरूरी है, वो हम चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी तो उनके अधिकार भी उनको देते जाएंगे। एक बात स्वाभाविक है, जो देता है लोग उससे ज्यादा मांगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि मामा आया है तो जरा मांग लो, नारे लगा लो। लत भी आप नहीं लगाई लोगों को? हाँ, लत भी मैं नहीं लगाई। ये बात सही है कि कई मुख्यमंत्री तो ऐसे होते थे जिससे कर्मचारी बात नहीं कर सकते थे, बगल में आके खड़े नहीं हो सकते थे। एक स्थितियां ये थी, मैंने ये आदत लगाई, मैंने हाथ मिलाए, मैंने गले लगाया और मुझे उसका बिल्कुल आनंद और प्रसन्नता है, क्योंकि वो हमारे अभिन्न अंग है। मांगेंगे, बोलेंगे, अब जो होगा वो हम लगातार करते जाएंगे, नहीं होगा तो उनको बताएंगे कि भैया अभी रुको, आगे आने वाले समय में करते हैं। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब मुझे लोगों ने कहा कि एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस आपको रखना चाहिए, आप तो बिल्कुल हर किसी से मिल लेते हैं, ऐसे में लोगों की आदत खराब हो जाएगी, हर कोई लड़ आएगा हर कहीं। तो मैंने तो लड़या दिया लोगों को, भैया मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, आओ गलों मिले, हाथ मिलाएं, काम करें और जो हो सकता है वो करते रहेंगे। तो बात सही है कि मैंने आदत बिगाड़ी है, लेकिन अपने हैं और बिगड़े नहीं है, अपने मुख्यमंत्री के करीब है, तो मांगेंगे भी, जो हो सकेगा देंगे भी, जब नहीं होगा तो फिर कहेंगे अभी नहीं है, फिर आगे सोचेंगे। अच्छा, एक जहां अभी चुनाव होने 27 सीटें अभी तक तो तय हुई हैं, हो सकता है 28 भी हो जाए, अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मैक्सिमम जगह आप नहीं थे, तो मतलब शिवराज जी जहाँ जहाँ भी हुई वो कांग्रेस के खाते में थी। अब अगर ये आपके पास आएगी तो आपको क्या लगता है, मेहनत ज़्यादा होगी या क्या वजह होगी कि आपके पास आएंगी ये सीटें? देखिए, अचानक एक परिस्थिति बनी, ना तो हमने कभी सोचा और आने वालों ने भी एक झटके में फैसला किया कि अब नहीं रहना इनके साथ। एक झटके में ही फैसला हुआ, एक क्षण में फैसला हुआ। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैं बिना किसी द्वेष के, क्योंकि मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं ये कह रहा हूं कि जो हालत गवर्नेंस की थी, डेवलपमेंट की थी, जन कल्याणकारी योजनाओं की थी, उसके कारण आक्रोश पैदा हो गया लोगों में। इसलिए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे। एक आपका जो इमेज है पूरा देश भर में, वो बहुत विनम्र, बहुत सौम्य, और मैंने भी कई बार देखा कि आप अपने विपक्षी पार्टी के नेता पे भी हमला नहीं करते। लेकिन इन दिनों जो आप रैलियां कर रहे हैं उनमें आप बोल रहे हैं कि साहब बहुत दलाली का अड्डा बन गया था मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय। क्या वजह है आपकी? थोड़े नाराज हैं आप या भाषण की शैली बदल गई? ये सच्चाई है कि जो पैसे वाले ठेकेदार, दलाल, मतलब मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं और मैं किसी का असम्मान भी नहीं करता हूं, लेकिन लोग घूमते थे रास्ते में, कोई काम करवाना, बताओ इतने लगेंगे, ये सच्चाई है। बिना सच्चाई के मैं नहीं कहता। दलाल घूमते थे काम करवाने के लिए, इतने पैसे ले आओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के हों, ठेके परमिट के हों, पता नहीं क्या क्या हुआ। और उनके साथ जो लोग थे उनने आके कहा कि विधायक बाहर, मंत्री बाहर, और बाकी अगर कोई आ गया जिससे उम्मीद है तो वो अंदर। अब ये बात मन में आक्रोश पैदा करती है, और आक्रोश पैदा करती है तो वो यहां से निकलता है और प्रकट होता है। तो जो चीज गलत हुई है, भ्रष्टाचार, करप्शन, दलाली, पद बिके, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसने मेरे मन में गुस्सा भी पैदा किया,
नहीं, हम तो चुपचाप अपने झोला उठाए और निकल गए कि चलो वही जनता की समस्या होगी, वहां लड़ेंगे, हम विपक्ष में हैं। लेकिन जब ये चीज देखी और जब मैंने ये देखा कि 2200 करोड़ रुपए क्यों नहीं डाले आपने किसानों के खाते में, फसल बीमा योजना का पैसा मिलता, आपने 5000 करोड़ रुपया राहत के क्यों नहीं दिए, फिर वो मुंह से निकलता है कि आप वो पैसे खा गए मीन्स आपको उनका हक देना था ना, आपने हक नहीं दिया। आपने संबल क्यों बंद कर दी साहब, आपने कन्यादान का पैसा क्यों नहीं दिया साहब, आपने कफन का पैसा क्यों नहीं दिया, 5000 हम देते थे, मतलब इतनी चीजें आपने बंद कर दी। तो स्वाभाविक रूप से मन में तकलीफ होती है, कितनी मेहनत से योजनाएं बनी और आप खत्म करके चले गए। जो एक आपका एक वीडियो उस वक्त बहुत वायरल भी हुआ था जब आप विपक्ष में थे, तब कि कुछ महिलाएं रो रही हैं आपके पास आके, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी आपने कहा था कि भाई चिंता मत करो, टाइगर जिंदा, आ जाऊंगा वापस। तो वजह क्या लगी आपको कि वापसी जो अभी हुई उसमें एक रोल उनका भी है? देखिए, वापसी क्यों हुई मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि मैं 1.25 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो अपने काम में लग गए और सोचते थे कि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तब फिर लड़ेंगे। लेकिन अब ये देव योग है, भगवान की मर्जी है, या जो पीड़ित थे जिनकी तकलीफें बहुत बड़ी थी और रोते थे कि ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये उनकी दुआएं हैं, कौन सी चीज कारण बनी। लेकिन ये जो असंभव सा था, क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की थी, वैसी वो संभव हुआ है शायद इसलिए कि फिर से इन सब योजनाओं को जारी रख के और लोगों की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता का रंग भरना है, उनकी आंखों के आंसू पहुंचने, चेहरे पर मुस्कुराहट लानी। एक और आखिरी सवाल, आपका वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझता हूँ। चाइना, मोदी जी, ये सब फैक्टर भी अपने उपचुनाव में आपको लगता है कारगर होंगे या काम आएंगे? देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो इस समय वैश्विक फैक्टर है। हालत यह है कि अमेरिका की में राष्ट्रपति के चुनाव में भी मोदी जी का नाम और मोदी जी की फोटो कारगर सिद्ध हो रही है। तो मोदी जी एक अलग व्यक्तित्व है और उनका स्नेह और आशीर्वाद वो एक ताकत होता ही है। लेकिन मूल रूप से बाय इलेक्शन तो लोकल मुद्दों पर ही, राज्यों के मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। चाइना ये कहीं इसका मुझे नहीं लगता कि एक उपचुनाव में कोई, लेकिन देश में जो एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि पहले चीन के सामने जब नाम आता था तो 17 बार सोचते थे क्या करें, लेकिन आज हमारे सैनिक सीना तान के उनकी गर्दन तोड़ के उनकी सीमा में वापस खदेड़ बैठे हैं। तो पूरा देश गदगद होता है, मध्य प्रदेश भी गदगद होता है। शिवराज जी, आपने न्यूज़ 18 के इस एजेंडा एमपी में शामिल होने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज़ 18 के मन से बेबाकी के साथ, सादगी के साथ अपनी राय रखी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही प्रवीण जी, आपका बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा को अंतिम स्वरूप देने के लिए। और जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान न्यूज़ 18 के महामंच से लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर बड़ा हमला, सरकार हमने गिराई नहीं गिर गई, कांग्रेस का सियासी इतिहास दागदार रहा, हमारे काम का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, बंगले में रहने वाले को हरा हरा ही दिखता है, कांग्रेस के भीतर विस्फोट हो गया, पिछली सरकार में दलाल सक्रिय थे। और साथ ही आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।